मैंने पिछले वीडियोस में आपको नाइट्रोजन परिवार के तत्वों और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के विषय में बताया। आज एनसीईआरटी के इस पाठ में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणविक आकार, आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है? तो इसमें आप लिखेंगे कि डाई नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच N ट्रिपल बॉन्ड N ये कंडीशन होती है। बंध की अत्यधिक बंध विलगन एंथैल्पी के कारण नाइट्रोजन अणु फास्फोरस अणु की तुलना में कम क्रियाशील है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो बंध हैं त्रिबंध, इनकी विगलन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी वो बहुत अधिक होती है देन दैट ऑफ फास्फोरस। जबकि फास्फोरस के बंधों की एंथैल्पी की वैल्यू इस बंध की तुलना में कम होती है। इसलिए नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस अणुओं की क्रियाशीलता की तुलना में कम है। अब अगला प्रश्न है कि वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। 7.3 प्रश्न नंबर 7.3 ये देख रहे होंगे आप कि वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। तो ये मैंने वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की विवेचना मैंने आपको बताई है, तो वहाँ पढ़ें उसे। अब आती है कि अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है लेकिन फास्फीन नहीं बनाती, क्यों? तो देखिए, नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक है। इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है, उस बंध में साझे में रखे हुए इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन परमाणु की ओर खिसक जाते हैं और बंध ध्रुवीय हो जाता है। और जहां बंध ध्रुवीय हो जाए और उनमें से मैंने ये बताई थी कि एक तत्व हाइड्रोजन हो और दूसरा तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई भी हो, तो वहाँ हाइड्रोजन बंध बनने लगते हैं अणुओं के बीच में। लिहाजा यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं अमोनिया के बीच। लेकिन फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता के लगभग बराबर होती है। इसलिए फास्फोरस और हाइड्रोजन बंध में ध्रुवता नहीं आती और ये हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम नहीं होता। इसका कारण ये है। अब बात आती है प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने बताया है। अब आता है अगला कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। उसमें विधि बताई थी मैंने, हैबर की विधि द्वारा। अगला एक प्रश्न, इसके बाद का जो प्रश्न है वो है NO2 और N2O5 की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो ये भी मैंने बताई हैं।
7.9 में संकेत दे रखा है, वो कह रहा है 7.9 में कह रहा है HNH कोण का मान HPH, HSASH तथा H एंटीमनी H कोणों की अपेक्षा अधिक होता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के कोण का मान बाकी ग्रुप के अन्य तत्वों के हाइड्रोजन के साथ में बने कोण के मान से अधिक होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार बहुत छोटा और विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होने के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बने बंधों के बीच अधिकतम प्रतिकर्षण होता है और इसलिए HNH बंध कोण का मान अधिक होता है। जबकि अन्य में ये स्थिति नहीं होती, उनका आकार कुछ बड़ा है। अन्य से मतलब फास्फोरस, AS, SB, इन सब का आकार नाइट्रोजन की अपेक्षा कुछ बड़ा है। विद्युत ऋणात्मकता कम है इन सब की नाइट्रोजन की अपेक्षा, लिहाजा वहाँ बंध कोण का मान ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा नहीं होता। अब अगला प्रश्न है R3P बराबर 0 है, पाया जाता है मानी R3P पाया जाता है, जबकि R3N बराबर नहीं है, ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है भैया। R3P डबल बॉन्ड O है, ये पाया जाता है, जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं। क्यों? R एक एल्काइल मूलक है, इसमें R जो है वो एल्काइल मूलक है और कह रहा है R3P डबल बॉन्ड O है, ये तो पाया जाता है, लेकिन R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता। तो इसका भी कारण यही है क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति होती है, लिहाजा नाइट्रोजन अपनी सहसंयोजकता को 4 से ज़्यादा करने के लिए d पाई बॉन्ड p पाई बॉन्ड का निर्माण करने में असमर्थ हैं। इसलिए R3N डबल बॉन्ड O प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं करता, जबकि P के पास d ऑर्बिटल होते हैं और वो d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने में सक्षम है, इसलिए वो अपनी सहसंयोजकता को 5 तक बढ़ा देता है। लिहाजा R3P डबल बॉन्ड O प्रकार के यौगिक वो बनाता है। तो R3P डबल बॉन्ड O बन सकता है, R3P डबल बॉन्ड O तो बन सकता है, परंतु R3N डबल बॉन्ड O नहीं अस्तित्व में रहता। अगला है, समझाइए कि क्यों अमोनिया क्षारकीय है जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। तो नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु का आकार बिस्मथ के परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। लिहाजा NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान BiH3 में Bi पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान से काफ़ी अधिक हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु का आकार है छोटा, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा। Bi का परमाणु आकार है बड़ा, लिहाजा वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। इसलिए BiH3 की तुलना में NH3 ज़्यादा क्षारकीय है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों के
लोन पेयर को दे सकता है। जिस पर घनत्व इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा है वो आसानी से त्याग देगा इलेक्ट्रॉनों को, और जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं त्याग पाएगा। तो BiH3 आसानी से नहीं त्याग पाएगा। और वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दे सकते हैं, वो क्षारीय होते हैं। लिहाजा अमोनिया क्षारीय है, BiH3 क्षारीय नहीं है। अगला है नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 के रूप में क्यों? तो ये सब बातें अभी चल रही हैं कि छोटा परमाणु, मैंने शुरू में ही बताया था कि नाइट्रोजन भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, और ये बात बताई थी कि दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो अपने ही वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्वों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अन्य तत्वों से भी भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वो कारण क्या है? उसका छोटा आकार होता है उन तत्वों का, d ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति होती है, विद्युत ऋणात्मकता उनकी अधिक होती है। तो यही कारण इनमें सब में लिखे जाएंगे। यहाँ भी नाइट्रोजन जो यहाँ जो दे रखा है कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणु के रूप में पाया जाता है फास्फोरस P4 के रूप में क्यों, तो इसका कारण भी लिखेंगे जब आप, तो लिखेंगे कि नाइट्रोजन के परमाणु आकार छोटे होने के कारण और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण नाइट्रोजन में स्वयं में पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड को बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, और वह नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड का निर्माण करके एक द्विपरमाणविक अणु N2 के रूप में पाया जाता है। जबकि फास्फोरस का आकार, परमाणु का आकार बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण फास्फोरस में स्वयं से ये जो पी पाई बॉन्ड हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। इसलिए फास्फोरस सिंगल बॉन्ड को बनाकर एक समचतुष्फलकीय P4 अणु का निर्माण करता है। इसके बाद ये सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस के गुणों की मुख्य विभिन्नताओं को लिखिए, तो मैंने ये बता दी हैं, वो वहाँ से आप लिखें। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन श्रृंखलन गुणों को कम प्रदर्शित करता है, तो ये भी मैंने बता दिया है। अगला कह रहा है वो H3PO3 की असमानुपातन क्रिया लिखिए, तो इस क्रिया को नोट कर लीजिए। H3PO3 की असमानुपातन का मतलब वह क्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो और उसी तत्व का अपचयन हो, ऐसी क्रिया को हम असमानुपातन की क्रिया कहते हैं। तो H3PO3 की असमानुपातन क्रिया हो जाएगा समीकरण H3PO3, तीर का निशान, तीर के निशान पर गर्म करने का निशान, और निशान के बाद यहाँ बन जाएगी PH3 और प्लस बन जाएगा H3PO4। तो यहाँ अगर देखें तो फास्फोरस की 2 3 6 में से 3 गए प्लस के, तो माइनस की 3 ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, सॉरी प्लस की 3। इसकी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है +3। और यहाँ निकालें अगर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, तो हाइड्रोजन की +1, 3 हाइड्रोजन, तो +3 हाइड्रोजन की हो गई और फास्फोरस की हो गई -3। तो देखें ये +3 से -3 हो रही है फास्फोरस की यहाँ PH3 बनने में। ऑक्सीकरण संख्या घटी मानी अपचयन हुआ। और जब H3PO4 में निकालेंगे तो 2 चौक 8, 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ आएगी +5 ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस की H3PO4 में। तो ऐसी कंडीशन में +3 से बढ़ करके ये +5 हो गई। जब +5 हो गई तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हुआ। एक ही क्रिया है, उसी में एक ही तत्व का एक बार
अपचयन हो रहा है और दूसरी बार ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये क्रिया असमानुपातन की क्रिया है। तो ये क्रिया नोट कर लें आप, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें। अब अगला प्रश्न आता है, क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। तो देखो PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालेंगे तो वो +5 आएगी, जो फास्फोरस की सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। इसलिए ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को +5 से ज़्यादा प्रदर्शित कर ही नहीं सकता, यानी इसे और अधिक ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये जो जिसका ऑक्सीकरण हो वो अपचायक की तरह से काम करेगा, ये पढ़ चुके हो। तो ऐसी कंडीशन में ये अपचायक की तरह से व्यवहार नहीं कर सकता, बल्कि ये ऑक्सीकारक की तरह से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि ये अपनी +5 जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है उससे कम ऑक्सीकरण संख्या +3 प्रदर्शित कर सकता है। तो ये अपचायक की तरह से काम नहीं कर सकता, बल्कि ऑक्सीकारक की तरह से कार्य कर सकता है। ये बात लिखेंगे आप इसमें। अब अगला प्रश्न है, यह ऑक्सीजन सल्फर से संबंधित है, इसे कल बता देंगे।